माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव ना होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितना सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए नामालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है या तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। पैरा माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी ज़मीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक ज़मीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं। वह
बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सहकारी दल वाले माननीय सदस्य हों, चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े से विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। पैरा सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती हैं। परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवंबर 1962 को हम सब ने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके शब्द थे, भारत की भूमि जब तक हम शत्रु से स्वतंत्र नहीं करा लेते तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा, भले ही वह कितना ही लंबा क्यों ना हो। लेकिन कुछ दिन बाद आगे चलकर हमने राष्ट्रीय एकता सप्ताह या दिवस मनाना शुरू किया तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। उस प्रतिज्ञा के शब्द थे, मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराना चाहता हूँ कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तथा एकता की रक्षा करूँगा, चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा बल के लिए तन मन से काम करने की शपथ लेता हूँ। लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं उन्होंने लिखा कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और जो शब्द बदल दिए गए हैं उनको भी मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत सभी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1962 में संसद ने जो निर्णय किया था, क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है? अगर सरकार अपने निर्णय से हट रही है तो यह जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा 1962 की शपथ
में परिवर्तन किया गया है। इसका आधार क्या है?